बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर आ जाओ। तो पढ़ना है फोर्स के बारे में। फोर्स बेसिकली वो एक्सटर्नल कॉज है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। फिजिक्स की जिस ब्रांच में आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के अंदर स्टडी होता है मोशन का कॉज, और वो कॉज कहलाता है फोर्स। फोर्स कर सकता है बॉडी की स्टेट को चेंज, या तो मोशन को रेस्ट में और रेस्ट को मोशन में। तो स्टेट को चेंज करने वाले एक्सटर्नल कॉज का नाम होता है फोर्स। डिफाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। लीनियर मोशन के अंदर इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। दैट इज मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया, लेस इज द मास लेस इज द इनर्शिया। गैलीलियो ने डिफाइन किया था लॉ ऑफ इनर्शिया। मैकेनिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम मोशन पढ़ते हैं एक्चुअल में वो ब्रांच तो काइनेमेटिक्स कहलाती है, लेकिन अगर उस ब्रांच के अंदर मोशन के साथ कॉज भी स्टडी हो जाए तो वो ब्रांच कन्वर्ट हो जाती है डायनेमिक्स के अंदर। और हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डायनेमिक्स की, जिसमें कि हम अब पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, यानी कि न्यूटन के लॉज के बारे में। तो न्यूटन ने अपने कुछ लॉज दिए। न्यूटन का पहला लॉ, तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो डिफाइन करता है फोर्स को। न्यूटन का पहला लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। ये लॉ एक क्वालिटेटिव लॉ होता है, और मास होगा तो इनर्शिया तो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली डायनेमिक्स के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो कि पुश या पुल की फॉर्म में हो सकता है, जिसका काम है बॉडी की स्टेट को चेंज करना, आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट लॉ सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सिंपल सिंपल बातें याद रखनी है। इट इज द क्वालिटेटिव लॉ। इट मींस आप इसे समझ सकते हैं लेकिन पेपर पर फॉर्मूला देकर के एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। और तीसरी बात, फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करेगा। ये कॉज पुश या पुल दो फॉर्म्स के अंदर हो सकता है, क्योंकि बॉडी पे लगने वाले दो ही तरह के फोर्स होते हैं, या तो पुश का होगा या पुल का होगा। तीसरे टाइप का कोई फोर्स तो होगा नहीं। तो इसलिए फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और इन द फॉर्म ऑफ पुल। अल्टीमेटली चाहिएगा क्या? इनर्शिया। इनर्शिया होता है तीन टाइप का, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। सामने स्क्रीन पर इनर्शिया के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। मान लो कि कोई कार या बस रुकी हुई है, अगर वो सडनली चलना शुरू कर दे तो जो उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है वो पीछे की तरफ धक्का खाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सिमिलरली चलती हुई गाड़ी या बस, कोई कार या बस चल रही हो और सडनली उसमें ब्रेक लग जाए तो जो पैसेंजर है वो सारे के सारे आगे की तरफ धक्का खाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। सिमिलरली जब व्हील यानी कि कोई टायर मिट्टी में जाता है या रेत में जाता है तो जो मिट्टी है या सैंड है वो टायर से चिपक जाती है। उसको रोकने के लिए व्हील के ऊपर मडगार्ड लगाया जाता है, क्योंकि व्हील के साथ जब मड जो क्ले है वो मूव करेगी या मिट्टी मूव करेगी तो पाथ तो सर्कल होना चाहिए, लेकिन मिट्टी का मास ज्यादा होने की वजह से वो अपने रास्ते को मेंटेन करने के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन के अंदर जाती है, जिसको रोकने के लिए ऊपर मडगार्ड लगाया जाता है। तो अल्टीमेटली इनर्शिया कितने टाइप का हो गया? तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप के हो गए ये इनर्शिया। अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, थ्योरेटिकल आता है, कि ट्रेन के अंदर एक लड़के ने कॉइन को ऊपर उछाल दिया, क्या कॉइन उसके हाथ में वापस आके गिरेगा या नहीं गिरेगा? आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा? ये सारी बातें जो पूछी जाती है थ्योरेटिकल, वो सब की सब इनर्शिया पे बेस्ड है। तो सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम बना रहा हूं उसे ध्यान से देखो। अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो उछालने के बाद सिक्का लड़के के हाथ में आके गिरेगा। लेकिन अगर ये ट्रेन एकदम एक्सेलेरेट कर जाए तो ऑब्वियस ही बात है सारे के सारे पैसेंजर जो है वो कहां जाएंगे? पीछे की तरफ। तो इसका मतलब कॉइन कहां आगे गिरेगा? पीछे की तरफ। कब? जब ट्रेन एक्सेलेरेट कर जाएगी। तो स्क्रीन पर जो ए लिखा हुआ है मतलब एक्सेलरेट। और अगर ये ट्रेन एकदम ब्रेक लगा दे, रिटार्ड हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आपका कॉइन है वो आगे आगे गिरेगा। तो ये हो गए तीन टाइप के इनर्शिया। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन
एंड हैविंग कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ये था न्यूटन का पहला लॉ जो अल्टीमेटली डिफाइन किसको करता है, इनर्शिया को। अब आ जाओ न्यूटन के सेकंड लॉ में। न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने बातें बड़ी सिंपल सिंपल बताई थी। तो न्यूटन ने बड़ा एक सिंपल सा डायग्राम दिया जो सामने स्क्रीन पर है, कि रस्सी से आपने एक ब्लॉक को बांध दिया और रस्सी को पुले के सहारे नीचे की तरफ खींचा तो ब्लॉक आगे सरका। उस ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, और ब्लॉक पे लगा फोर्स यानी काट पे लगा फोर्स कैपिटल एफ, उसका एक्सलेशन है स्मॉल ए। तो काट में डेवलप होने वाला ये जो एक्सलेशन है, ये काट के मास के इनवर्स चलेगा, यानी मास ज्यादा हुआ काट का तो उसका एक्सलेशन कम हो जाएगा, और लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। इन दोनों रिलेशन को कंबाइन किया तो रिलेशन निकल करके आया एक्सेलरेशन का एफ अपॉन एम। वहां से एफ की वैल्यू निकाली एम इंटू ए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बना, फोर्स का यहां से आ चुका है फॉर्मूला, तो रिजल्ट बना एफ इज टू एम ए, जिसका मतलब है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द फोर्स। तो सेकंड लॉ की खास बात यह है कि ये लॉ फोर्स को मेजर कर लेता है, यानी कि फॉर्मूला दे देता है, आप इसे पेपर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सलेशन निकालने के लिए पूरी फिजिक्स में एक ही जनरल फॉर्मूला है और कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं है। वो फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ध्यान ये रखना, नेट फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर रूल्स चलेंगे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग निकलेगा नेट फोर्स। और जब नेट फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो निकल के आ जाएगा कॉमन एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का। तो एक्सेशन यानी कि कॉमन एक्सेशन निकालने का जनरल फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इस सेकंड लॉ को नए तरीके से डिफाइन किया गया, वो नया तरीका है लीनियर मोमेंटम के टर्म में। तो समझ लेते हैं लीनियर मोमेंटम क्या है। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट किसी बॉडी का जब भी निकालोगे तो वो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट कहलाएगा लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी। इसमें मास कांस्टेंट है, वी मास जो है वो स्केलर है और वी वेलोसिटी वेक्टर है। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम दो बातों पर डिपेंड करता है, मास पर वेलोसिटी पर। तो दोनों के लिए ग्राफ कैसे बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया ग्राफ। अब अगर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो गया तो इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इसी का नाम है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगा, तो मोमेंटम में चेंज को निकालने के लिए वेलोसिटी में चेंज निकालो। तो वेलोसिटी में चेंज हो गया डेल्टा वी, तो मोमेंटम में चेंज हो गया डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एम डेल्टा वी के। और डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वी माइनस यू। तो डेल्टा बी के लिए फॉर्मूला बन गया एम वी माइनस यू। अब इसको टी से डिवाइड कर दो, यानी टाइम से डिवाइड कर दो। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू आ रही है एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब ये वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी क्या चीज है, तो ये वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम यही तो बोलेंगे कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू ए के, और एम इंटू ए होता है फोर्स के इक्वल। तो रिजल्ट आ गया निकल करके कि एफ जो है वो इक्वल है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लगने वाला जो भी फोर्स है ये फोर्स होना चाहिए एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल फोर्स जब भी बॉडी पे लगेगा तभी बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा। अगर बॉडी पे लग रहा है इंटरनल फोर्स तो कभी मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर कभी किसी बॉडी पे इंटरनल फोर्स लग रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होता। फिनोमेनन कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे के टॉपिक में देखेंगे इसको। सिंपल बात समझ लो, लगने वाला फोर्स इंटरनल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल, तभी मोमेंटम चेंज होगा। इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं कोलिजन, एक्सप्लोजन, ये सब इंटरनल फोर्सेस के अंडर में आने वाले हैं।
तो फोर्स के लिए जो आपने फॉर्मूला निकाला वो निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया डीपी बाई डी से। अब इसमें पी को हटा करके आपने कर दिया एम वी, एक बार एम को कांस्टेंट करके वी को डिफरेंशिएट और एक बार वी को कांस्टेंट करके एम को डिफरेंशिएट। तो फॉर्मूला बन गया फोर्स के लिए एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये आ गया निकल करके फोर्स के लिए पूरा फॉर्मूला। अब अगर क्वेश्चन के अंदर मास टाइम के साथ बदल नहीं रहा है तो डीएम बाई डी टी की वैल्यू को कर दोगे 0। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बचेगा, एम डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन ने बताया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास निकालना है, मास स्केलर है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन करेंगे तो आंसर तो नहीं आएगा। तो फोर्स का आपको क्या निकालना वो पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर करके। इस रिजल्ट को आप यहाँ पे लगाओ और लगाने के बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10√2 kg। ये आ गया निकल करके मास के लिए आंसर। क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सॉल्विंग टिप्स याद रख लो। सेकंड लॉ क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। तो फोर्स के लिए जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था एम डी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। इसमें डी एम बाई डी टी का मतलब है मास पर सेकंड, अगर कांस्टेंट है तभी 0 करना, अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर तो पूरा फॉर्मूला जो है वो यूज में आएगा। पाइप वाला जो क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन के अंदर आपसे यही बात कह रहा है कि एक पानी का पाइप है, उसमें से पानी निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 1 सेकंड में 1 किलोग्राम पानी बाहर आ रहा है। इसको एक ब्लॉक पर प्रेशराइज करा जा रहा है, यानी फोर्स लगाया जा रहा है, 5 किलोग्राम ब्लॉक का मास है, उसका एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। फिर से समझो, एक पाइप, पानी निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 1 किलोग्राम पानी 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। ये पानी ब्लॉक पे फोर्स कुछ लगाएगा, आप भी जानते हैं ये बात, जिसकी वजह से ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा। ब्लॉक का मास दिया हुआ है 5 kg, आपको ब्लॉक का निकालना है एक्सेलरेशन, यानी कि क्वेश्चन में डीएम बाई डी की वैल्यू दे रखी है। डीएम बाई डी की वैल्यू कितनी है, 1 kg पर सेकेंड। तो फोर्स निकालने के लिए वी डीएम बाई डी नाम का रिलेशन लगेगा आपकी बार, तो क्यों, क्योंकि मास टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू आ गई है इस हिसाब से 5 न्यूटन, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है 5 और डीएम बाई डी की वैल्यू है 1। अब आपने यहां से कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास लगा करके, अब तो आंसर आ ही गया, क्योंकि फोर्स तो है 5 और ब्लॉक का मास दे रखा है 5 kg का, तो आंसर आ गया 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया निकल के एक्सेलरेशन। अगले एग्जाम्पल के अंदर वॉल के ऊपर एक बॉल को थ्रो किया गया 45 डिग्री के एंगल पर, उतने ही एंगल पर बॉल जो है वो रिफ्लेक्ट भी हुई। चेंज इन मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है और दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, एक्स में भी और वाई में भी, यानी वॉल के पैरेलल भी और वॉल के परपेंडिकुलर भी। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर एक बात याद कर लो, थीटा एंगल पर जब भी इंक्लाइन कराया जाता है उसके बाद जो भी चेंज आएगा वो केवल और केवल एक्स में आएगा, वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, यानी वॉल के पैरेलल कभी चेंज नहीं आता, वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। निकालने के लिए मैंने क्या किया कि वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर लिया। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अंदर हो गया वी कॉस थीटा और वर्टिकल के अंदर हो गया वी साइन थीटा। वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में हो गया वी कॉस थीटा और वर्टिकल में हो गया वी साइन थीटा, जाने वाले बॉल के लिए, और आने वाले बॉल के लिए यानी रिफ्लेक्टेड के लिए एक्स में हो गया वी कॉस थीटा और वाई में हो गया वी साइन थीटा। अब वी साइन थीटा दोनों वी साइन थीटा एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन एक वी कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स में है और दूसरा वी कॉस थीटा नेगेटिव एक्स के अंदर है। तो सिंपल सी बात ये समझ में आ गई कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है केवल एक्स में, वाई में तो चेंज हुई नहीं है। तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज वाई में तो आया नहीं है, तो मोमेंटम में कोई भी चेंज वाई में तो आएगा नहीं, यानी डेल्टा पी वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी वॉल के पैरेलल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। जो भी चेंज हुआ वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज की वैल्यू निकाली, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज की वैल्यू कैसे निकलेगी, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करना है 180 डिग्री के एंगल पर, तो 180 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट कितना होता है ए प्लस बी, तो वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा कितना हो गया 2 वी कॉस थीटा। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम वी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल के अंदर एम दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इन सब की वैल्यू उसमें पुट कर लो, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। मुद्दे की बात जो है वो केवल इतनी है कि वॉल के पैरेलल डायरेक्शन में कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जो भी होगा वो केवल और केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा।
हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। वॉल के पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम चेंज नहीं होता, जो भी होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। उसके बाद अगला एग्जांपल है रॉकेट का। ये रॉकेट सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास के अंदर ही आता है, यानी कि यहाँ पर मास टाइम के साथ वेरी करता है, तो आपको लगाना पड़ेगा VdM/dt नाम का रिलेशन। कुछ बातें एडिशनली इसके अंदर भी समझनी है। रॉकेट का जो मास है वो दिया हुआ है 600 kg का, जिसमें कि फ्यूल भरा हुआ है। अल्टीमेटली फ्यूल का ही मास है ये 600 kg का। जब फ्यूल बर्न करेगा तभी तो रॉकेट ऊपर उड़ेगा। रॉकेट के उड़ने की स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड की दी हुई है। गैसेस के निकलने की स्पीड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसको कि एग्जॉस्ट बोलेंगे, हालांकि अभी हाल फिलहाल दी हुई नहीं है। लेकिन जब गैसेस इजेक्ट होगी तभी तो रॉकेट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, मूव करेगा। मान लो कि गैस निकली यानी एग्जॉस्ट निकला और रॉकेट जमीन से ऊपर उठ गया, तो ये कहलाएगी जस्ट लिफ्ट की कंडीशन। तो जस्ट लिफ्ट अगर रॉकेट को कराना है तो 1 सेकंड में फ्यूल का कितना मास बर्न करना चाहिए ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे देखो, तो थ्रस्ट जो है वो mg के इक्वल दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर थ्रस्ट बोला जा रहा है वो अल्टीमेटली है क्या, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का क्या मतलब है, जब फोर्स गैसेस का जमीन पे पड़ा तो जमीन ने रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का दिया, ठीक है। तो ये जो अपथ्रस्ट होता है या थ्रस्ट होता है, ये अल्टीमेटली बैलेंस किसको करेगा, रॉकेट के वेट को। और इस अपथ्रस्ट की वैल्यू जो होती है वो होती है VdM/dt। तो VdM/dt की वैल्यू को आपको अगर रॉकेट के वेट के इक्वल कर दोगे तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फोर्स होगा बैलेंस। तो जस्ट लिफ्ट के अंदर रॉकेट का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0। यही तो क्वेश्चन है कि आपको जस्ट लिफ्ट कराना है। तो जस्ट लिफ्ट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको अपथ्रस्ट को रॉकेट के वेट के इक्वल कर लेना है, यानी कि VdM/dt की वैल्यू को mg के इक्वल कर लेना है। अब आगे सॉल्विंग है केवल, तो dM/dt की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा mg/v। तो dM/dt की वैल्यू हो गई mg/v। वैल्यूज पुट कर दीजिए, m दिया हुआ है 600, g 9.8 और रॉकेट की वेलोसिटी 1000। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर आ गया 5.88 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर इतने किलोग्राम फ्यूल को बर्न किया जाए तो रॉकेट के उड़ने की स्पीड कितनी होगी, 1000 मीटर पर सेकेंड, और रॉकेट हो जाएगा जमीन से जस्ट लिफ्ट। क्वेश्चन के अंदर ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स किसी एंगल थीटा पे लगाया जा रहा है वर्टिकल से। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एंगल के पास वाला हो गया कॉस कंपोनेंट, एंगल से दूर वाला हो गया साइन कंपोनेंट। तो एफ साइन थीटा ब्लॉक को मूव कराएगा और एफ कॉस थीटा ब्लॉक को नीचे की तरफ दबाएगा। अब एफ कॉस थीटा और ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड है, इसे बैलेंस कर लेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई एफ कॉस थीटा प्लस mg के इक्वल। और एफ साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं है, क्योंकि सरफेस दी हुई है स्मूथ। तो एफ साइन थीटा की वैल्यू को ma के इक्वल कर दोगे। और आपको क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एफ साइन थीटा अपॉन m कर दिया, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई निकल करके। m की वैल्यू क्वेश्चन में 5 kg है, थीटा 60 डिग्री है। बाकी आगे का कंटेंट सॉल्व कर लीजिए, एक्सेलेरेशन का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है जिसमें कि दिया हुआ है कि एक बॉल जिसकी इनिशियल स्पीड मूव करने की 15 मीटर पर सेकेंड है, टी टाइम बाद ये रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा 15 न्यूटन का, बॉल का मास दिया हुआ है 20 kg। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कितने टाइम बाद हो जाएगी निकालना है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लो, रिटार्डेशन। तो फोर्स अपॉन मास करके रिटार्डेशन निकालोगे, तो रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई 2.5। अब इंप्लाई कर दोगे v इसका u प्लस 80। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू 2.5 है, t का आंसर आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। तो ये हो गया इसको निकालने का एक सिंपल तरीका। बात करते हैं फोर्सेस की यूनिट्स की। तो फोर्स की दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट बोलो या ग्रेविटेशनल बोलो, ये भी दो पार्ट में फर्दर सब डिवाइड हो जाएगी, ऐसा ही हो सीजीएस के अंदर। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो कि स्मॉल जी पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो स्मॉल जी की वैल्यू पर। क्योंकि स्मॉल जी यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, मार्स मून माइन हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। लेकिन अगर यूनिट इस स्मॉल जी की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है
तो ऐसी वैल्यू जो जो यूनिट्स होंगी वो कहलाएंगी एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिसकी एसआई वैल्यू जो होती है, जो एसआई यूनिट है एब्सोल्यूट फोर्स की, वो होती है न्यूटन और सीजीएस होती है डाइन। एक न्यूटन का मतलब होता है जब कोई 1 किलोग्राम की बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन का होगा। और एक डाइन का मतलब है कि अगर 1 ग्राम की बॉडी पर फोर्स लग रहा हो 1 डाइन का, और उसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो ऐसी सिचुएशन में फोर्स कहलाएगा 1 डाइन का। अब अगर न्यूटन और डाइन को हम आपस में रिलेट करें, तो एक सिंपल बात याद रखनी है कि 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन्स होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। दूसरा है फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट। जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, क्योंकि वो स्मॉल जी की वैल्यू पर डिपेंडेंट होती हैं। अब इसके भी एसआई और सीजीएस दो पार्ट के अंदर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एसआई के अंदर तो ये बोला जाता है किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस के अंदर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है ग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है जब किसी 1 किलोग्राम की बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होगा, तो उसका उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कहलाएगा 1 kgf का। तो 1 kgf की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 9.8 न्यूटन के इक्वल। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली अगर 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू को निकालोगे तो 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू आती है निकल करके 918 डाइन्स, क्योंकि इसका मतलब है कि 1 ग्राम की बॉडी का एक्सेशन होना चाहिए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका अल्टीमेट मतलब होगा 980 डाइन्स के इक्वल। तो 1 GF मींस इक्वल टू 980 डाइन्स। क्वेश्चन में जैसे फोर्स की वैल्यू दे रहा है 20 kgf, और आपसे क्वेश्चन में कहता है कि न्यूटन में इसकी वैल्यू निकालो, तो 20 इंटू 9.8 का देना, तो फोर्स का आंसर किस में आ जाएगा, न्यूटन के अंदर, क्योंकि 1 kgf की वैल्यू 9.8 न्यूटन के इक्वल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पल्स की और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। तो पहले इम्पल्स समझो, मोमेंटम अपने आप आ जाएगा उससे समझ में। इम्पल्स का मतलब ये है कि जब फोर्स किसी बॉडी पे काफी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए लगे, तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट उस केस में कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि बैट से बॉल को मारा गया, तो जब बैट से बॉल को मारोगे तो बैट और बॉल के बीच का कांटेक्ट टाइम पीरियड तो बहुत कम होगा, लेकिन इतने कम कांटेक्ट टाइम पीरियड के अंदर बॉल पे लगने वाला फोर्स तो जबरदस्त होगा। ऐसी सिचुएशन में फोर्स को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो प्रोडक्ट कहलाता है इम्पल्स, जिसकी वैल्यू आती है F1T1 = F2T2, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम फोर्स टाइम का ग्राफ लें और स्लोप के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो एरिया आपको क्या बता देगा, इम्पल्स। अब एरिया केवल इम्पल्स ही नहीं बताएगा, वो इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के भी इक्वल होगा। यानी इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। यानी ग्राफ का एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए भी यूज हो सकता है। कैसे, तो फोर्स का फॉर्मूला सेकंड लॉ में दिया गया था m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को f के पास पहुंचा दो, तो f डेल्टा टी की वैल्यू m डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगी, और f डेल्टा टी इंपल्स के इक्वल है, m डेल्टा वी डेल्टा p के इक्वल है। तो आंसर आ गया इंपल्स इज इक्वल टू डेल्टा p, दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्वेश्चन के अंदर हैमर को वॉल पर आप मार रहे हो या नेल पे आप मार रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस तरह का हैमर वॉल वाले जो भी क्वेश्चन आ जाएं, इनमें इंपल्स कैलकुलेट करना होता है। तो इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए करोगे क्या, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा पी को हटा करके इंपल्स कर लो, या इंपल्स को हटा के एम डेल्टा वी कर दो, एक ही बात है। क्वेश्चन में हैमर का मास दिया हुआ है 1 kg, वेलोसिटी दे रखी है स्ट्राइक करने की 6 मीटर पर सेकंड, कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड 0.1 सेकंड का हैमर और नेल के बीच का, हमको निकालना है इंपल्स। अब जरा इस बात को चेक करो कि जो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है वो बहुत कम है 0.1 सेकंड का, लेकिन इतने कम कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड पे अगर फोर्स ज्यादा नेल पे नहीं लगाओगे तो नेल कभी वॉल के अंदर जाएगी ही नहीं। इसलिए कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड अगर कम होता है तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इंपल्स कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स का टाइम में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि जो नेल है वो हैमर को अपोजिट डायरेक्शन में कितना अपोज करेगा ये भी कैलकुलेट करना है।
तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, एफ डेल्टा टी की वैल्यू इम्पल्स के इक्वल, इम्पल्स डेल्टा पी के इक्वल, डेल्टा पी का मतलब एम डेल्टा वी। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एम की वैल्यू है 1, डेल्टा वी की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है, डेल्टा टी की वैल्यू आपके पास 0.1 दिया हुआ था। तो यहाँ से आपके पास फोर्स आ गया निकल करके, क्योंकि ये फोर्स एक्शन का है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन मिलेगा वो इतना ही होगा, लेकिन साइन नेगेटिव में आ जाएगा। तो वैल्यू हो गई -16 न्यूटन। अब अगर आपको एक्सेलेरेशन इस केस का कैलकुलेट करना हो, रिटार्डेशन कैलकुलेट करना हो, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा एफ अपॉन एम करके। तो -60 डिवाइड बाय एम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में वॉल पर बॉल को मारा गया, सेम क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब की बात थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सेम बात है कि जो भी वेलोसिटी चेंज होगी वो केवल और केवल एक्स में होगी, वाई में तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ वाई का लॉजिक ही नहीं आ जाए। कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड जो दे रखा है वो दे रखा है 0.2 सेकंड का। आपको क्वेश्चन के अंदर इंपल्स निकालना है, जो कि अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के। जाने के लिए पॉजिटिव, आने के लिए नेगेटिव, दो बातें सिंपल सी याद रखो, यानी फेंकने वाले की तरफ नेगेटिव होता है और फेंके जाने वाले की तरफ पॉजिटिव होता है, यानी वॉल की तरफ पॉजिटिव होगा और बॉय की तरफ या थ्रोअर की तरफ नेगेटिव में आएगा आंसर। ठीक है, वैल्यू सेम होगी, लगा देना इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो अब कैलकुलेट करना आ ही गया है, वहां से कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। तो इंपल्स निकालने के लिए हम डेल्टा वी कर देंगे, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री के एंगल पर 2v। तो चेंज का आंसर हो गया +-2mv। ये हो गया इंपल्स का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मास 6 kg का है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 F2। एक्सलेशन का मॉड निकालना है, तो नेट फोर्स अपॉन मास कर दोगे। नेट फोर्स को निकालने के लिए जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम कर दो, डिवाइड कर दो मास के साथ। F1 F2 दोनों की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 8i कैप प्लस 10j कैप, और F2 की वैल्यू दे रखी है, तो आई वालों में आई को और जे वालों में जे को ऐड कर दो। तो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 12i प्लस 18j। उसको डिवाइड आपने कर दिया बॉल के मास से, यानी कि ब्लॉक के मास से, जो कि दिया हुआ है 6 kg का। तो एक्सेशन वेक्टर का मॉड आ गया आपके पास निकल करके 2i प्लस 3j। मॉड निकाल लो अब इसका। तो जैसे इसका मॉड निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में वेक्टर वाला तरीका। वेक्टर वाला तरीका क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वहां से इसे सॉल्व करके आप एक्सप्रेशन का मॉड कैलकुलेट कर लो। तो एक्सप्रेशन का मॉड आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ गया एक्सप्रेशन का मॉड निकल कर, जो आ जाए सॉल्व करके वो इसका आंसर।